नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल सिंह और आज हमारे बीच में बैठे हैं मगरा के महान नेतृत्वकर्ता, मगरा के लोकप्रिय नेता श्रीमान शंकर सिंह जी रावत। मैं इनका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं शंकर सिंह रावत, विधायक ब्यावर, और मैं गांव हिम्मतपुरा का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री लाडू सिंह जी रावत, जो इनकी अभी काफ़ी वर्षों पूर्व बीमारी से डेथ हो चुकी हैं। और मेरी माता श्री अभी हैं मीरा देवी। मेरा गांव हिम्मतपुरा है। मैं चौहान परिवार से रावत समाज का गोत्र हमारी चौहान है और अभी रावत समाज से बिलोंग करते हैं। किशनपुरा पंचायत का मैं ग्राम पंचायत किशनपुरा से पहले सरपंच रहा। उसके बाद में पंचायत समिति जवाजा का प्रधान रहा 5 साल और अभी ब्यावर में तीसरी बार मैं विधायक। ये सब रावत समाज की और छत्तीस समाज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस वजह से मैं तीसरी बार, क्योंकि ब्यावर वालों ने कभी दूसरी बार किसी को आने ही नहीं दिया और मुझे तीसरी बार भेजा है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत ऋणी हूँ। सर, हम लोगों को बताइए, आपके पिताजी का व्यवसाय क्या रहा था? का व्यवसाय खेती से ही था। सर, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा BA तक। बीए आपने कहाँ से की है सर? बीए ब्यावर ब्यावर से ही। अच्छा, आपका पहला पड़ाव राजनीति की ओर, आपका पहला आकर्षण का बिंदु क्या रहा? जब आपको लगा कि राजनीति की लाइन मेरे लिए है और मुझे इसमें जाना चाहिए, तो पहला वह पड़ाव क्या रहा आपकी जिंदगी का, जब आपको लगा हो कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, शुरू से ही जो स्कूल के टाइम से ही, शिक्षा के टाइम से ही मन में कुछ ऐसी उत्सुकता होती है, भाई मुझे ये प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में रोडवेज में मेरी ड्यूटी लगी। क्या उम्र रही? मैं छोड़ा। उसके बाद में 6 महीने के बाद में वन विभाग में लगा, उसको हमने छोड़ा। इस प्रकार कई जगह पर हमारे इसमें आर्मी में मैं भर्ती हो गया। आर्मी में उस समय में हम सीधे ही गए और अजमेर भर्ती हो गए। अजमेर से जो लड़के सेलेक्ट हुए उनको सब वहीं दौड़ वगैरह करा करके सारा माप चुप लेकर के और भेजा। तो भाई कहाँ के हो तुम? तो साहब नाम शंकर सिंह और गांव कौन सा है? हिम्मतपुरा। ऐसा करो, हम आपको आपके सरपंच कौन है उनसे लिखा के लाना पड़ेगा कि मैं मेरी ग्राम पंचायत की, मैं इनको जानता हूँ और ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ये चोर नहीं है किसी प्रकार का। उसकी जिम्मेवारी और उनका कैरियर के बारे में उनका सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र चाहिए। सही है, ठीक। वहाँ से उसको भर लिया। लेकिन जोक से मेरे जो सरपंच थे उनके पास में उस टाइम शैसु सिंह जी सरपंच थे। मैं गया गांव और फटाफट मैं लिखा के ले आऊँ। तो सुबह सुबह जल्दी उठ कर गया उनके घर पे। मैंने काकू नमस्कार, कि हाँ बेटा कैसे आया? कि साहब अभी मेरे को, मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ और मेरे को आपका प्रमाण पत्र चाहिए। कि बेटा प्रमाण पत्र तो दे दूंगा, अच्छी बात है, लेकिन डोकरी ने पूछना पड़ी, आपकी माँ को पूछना पड़ेगा। और वो मैंने कहा माँ को क्यों पूछ रहे हो, आप तो मेरे को दे दो। तो उसने मना कहा, नहीं मैं ऐसा तो नहीं दे सकता, मेरे घर चलो। तो मेरे घर पे आ गए। अब घर पे आते ही मेरी माँ को पूछा कि डोकरी आपका बेटा फौज में भर्ती हो गया है, प्रमाण पत्र बना दूं? और नहीं 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 बेटा, हमारा बेटा है फौज में नहीं, हमारा तो एक ही बेटो, एक माँ आँख में आँख नहीं, पूत में पूत नहीं, ऐसे बोल करके और वो तो मामला सब धराशायी हो गया। तो फौज से भी मैं वंचित रह गया। उसके बाद में मन में लालसा लगी और पंचायत के इस प्रकार के चुनाव की, और फिर मैं जो है पंचायत राज का चुनाव लड़ा, सरपंच बना। फिर 5 साल के बाद में पंचायत समिति का चुनाव आया। जब आपने पहला चुनाव लड़ा तब आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? उम्र यह है 88 में हमने चुनाव लड़ा था। 1 जून 88 को पहला रिजल्ट सरपंच का आया था। उसी दिन मैं सरपंच चुना गया। 31 मई
88। 86 के आसपास आपने चुनाव लड़ा, फिर आपने राजनीतिक करियर सरपंच से शुरू किया। मैं सोचा कि नहीं, सरपंच बन गया बस बहुत ही है। सरपंच बनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सरपंच तो उस गांव का जैसे सीएम होता है उस ग्राम पंचायत का, उस रूप में मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि जो भी फैसले लेने हैं और अपने को ही लेने हैं। और फिर मैं पंचायत समिति में जब जाता तो वो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों में देख करके मैं देखता था कि कोई इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा। मैं भयभीत होता हुआ मन में, पहली बार जा रहा हूँ तो ऐसे मन में ऐसा लगा। और उसके बाद में तो फिर रोज की आदत सी हो गई, रोजमर्रा की आदत हो गई। हाँ। अभी तक आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? ये ऐसे तो गिनती नहीं है। अब देखो, सरपंच का एक बार लड़ा, पंचायत समिति का प्रधान का एक बार लड़ा, और उसके बाद में 98 का विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा और उसमें असफलता मिली। और उसके बाद में 2008 में चुनाव लड़ा। अभी लगातार विधानसभा में लगातार अभी आप चलते ही आ रहे हैं। आपका मगरे में काफी बोलबाला भी है और मगरा वालों की कृपा है। सर, राजनीतिक जीवन में जहां तक मैं जानता हूं, राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। हमें खुद को और प्रजा को स्थिर रखना होता है। आप प्रजा को तो स्थिर करने में सहज हैं और सक्षम हैं, हम जानते हैं, पर आप स्वयं को स्थिर और सहज बनाने के लिए क्या करते हैं आप? धैर्य और अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये कहीं पर भी कितना भी उतार चढ़ाव है, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अपने आप को ऐसी कोई जगह हो गई हो, कोई हो गया हो कि इस पर, ताकि वो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें, कायम हो सकें। ये बहुत 1970 से हमारे बीच ये मसला चलता आ रहा है कि ब्यावर को जिला बनाओ, जिला बनाओ, पर अभी तक वो नहीं बन पाया। मैं सर इसका एकमात्र आपके द्वारा दिया गया कारण जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि ब्यावर हमारा अभी तक जिला नहीं बन पाया? ये सबसे बड़ी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, और इसमें राजनीतिक की कहना चाहिए ये ब्यावर में भेंट चढ़ा हुआ है। इस वजह से ब्यावर जिला नहीं बन पाया, क्योंकि ये अजमेर स्टेट था अपने आप में, केंद्र शासित मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय नहीं हुआ, उसके पहले अजमेर मेरवाड़ा स्टेट था। इस स्टेट में ब्यावर अपने आप में जिला था। और जब राजस्थान में जब अजमेर का विलय हुआ, उस समय में ये शर्त रखी गई थी कि राजस्थान में अगर अजमेर का विलय कर रहे हो तो ब्यावर को जिला बनाएंगे। ये उस समय की बात है। उसके बाद में राजनीतिक उतार चढ़ाव आने चालू हो गए, और ब्यावर को जो नगर परिषद को दर्जा मिला वो आज तक भी नगर परिषद नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हमारे 65% युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में रोजगार पाते हैं। 18% युवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। 17% युवा अभी बेरोजगार हैं हमारे इस समय में। तो आपकी सरकार क्या कार्य कर रही है उनकी बेरोजगारी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए? देखिए, अभी केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र सरकार ने जितना युवाओं के लिए स्वरोजगार पाने के लिए जितने योजनाएं जो बनाई हैं, आज तक किसी सरकार ने बनाई नहीं। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार थी, तब से ही हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी आज तक मिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने गरीबों को मिटाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारों को झुंझुना दे करके पिछली राजस्थान में सरकार बनी थी, उस समय में भी कांग्रेस ने 3 झूठ बोले थे सबसे बड़े। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो राजस्थान में काश्तकार हैं और जिस काश्तकार ने लोन लिया हुआ है, उसमें बैंक का नाम नहीं बताया। जिस काश्तकार ने जहां से लोन लिया हुआ है, जो सरकार से लोन लिया हुआ है, सारी बैंकों से कर्जा माफ करवा दिया जाए, और 10 दिन के अंदर
1 से 10 तक गिनती बोलेंगे तो 10 दिन हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कराएंगे, का माफ कर देंगे। माफ कर देंगे। तो मेरे ख्याल से 1 से 10 तक गिनती बोलो। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बस कर्जा माफ। लेकिन आज तक वो कर्जा नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात सबसे है। पहला झूठ तो वो बोला। दूसरा उन्होंने ये झूठ बोला कि साहब हम युवाओं को जो जिस प्रकार बेरोजगार हैं उनको ये शिक्षित बेरोजगार जितने भी जो घूम रहे हैं उनके लिए हम एक योजना लाएंगे। जब तक 3500 रुपये प्रति मंथ इन युवाओं को घर बैठे हम पैसे भेजेंगे, मुहैया कराएंगे ताकि उनका गुजारा भत्ता चलता रहे। आज तक मेरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी व्यक्ति का वहां पर नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इस प्रकार इन्होंने सारे जो झूठ बोले हैं, बिजली की कीमत हम कभी नहीं बढ़ाएंगे, 5 साल में कभी बिजली कमी नहीं बढ़ाएंगे, बिजली धड़ाधड़ से बढ़ती। अनेकों का ये जो ऐसे हैं वो कर नहीं पाए हैं, इसलिए सरासर झूठ बोल के इन्होंने दिया। हमारी सरकार ने केंद्र से भी हो और चाहे राजस्थान में जब भी सरकार रही है, हमारे वसुंधरा जी की सरकार थी, तभी भी उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए स्वरोजगार पाने के लिए, बेरोजगारों को अपने रोजगार स्वयं का बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रेरित कार्य किए गए हैं। आपका सर राजनीति के अलावा और किन क्षेत्रों में रुचि या रुझान है? वो होता ही नहीं था एक तरीके से, ऐसे कैसे? शुरुआत भी नहीं थी, अभी तो सब कुछ शुरुआत हो गई है। अभी तो सब कुछ मैं भी सोचता है कि उस टाइम के प्रमाण पत्र रखते हैं। सही। सर आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है वह अन्य राजनेताओं से बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और बहुत ही अनोखी है। तो सर ऐसी आपके अंदर आपको खुद को ऐसी कौन सी चीज लगती है जो आपको अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है? देखिए सर, हम राजनेताओं के ऊपर कई प्रकार के ब्लेम लगे रहते हैं और कई प्रकार के उनकी छवि को गिराने के भी कार्य होते कहते हैं कि ये लोग तो मतलब सर्वगुण संपन्न होते हैं। कई प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उस सब आरोपों से मुक्त रखते हुए अलग से कोशिश ये रखता हूँ कि 100% उनके एक भी आरोपों में हम कहीं गिरे हुए नहीं मिले, ऐसा मैं अपने आप में कोशिश करता हूँ। और वही चीज आपको अलग भी बनाती है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, ये शुरू से ही बता रहे हैं, जैसा इनका संघर्ष लगातार चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। सर इस सारे संघर्ष के दौरान आपको कभी लगा है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे पीछे खिसक जाना चाहिए या अब मैं हार मान लेता हूँ, या ऐसा कभी आपको लगा बीच में कहीं? मैं मातेश्वरी की सेवा करता हूँ और जो भी कदम उठाता हूँ उनसे तुला करके उनकी नाम लेकर के मैं कदम उठाता हूँ। भगवान ने कभी भी कोई ऐसा कदम वापस नहीं दिया जिससे मुझे वापस पीछे आना पड़े। बिल्कुल। किस राजनेता के जीवन से, व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं और जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, वह कौन से राजनेता हैं? भैरव सिंह जी शेखावत के संपर्क में आया था और स्वर्गीय हीरा सिंह जी चौहान, उनके साथ में मैं काफ़ी रहा और उनके साथ में रहते हुए ही हमने इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यूँ तो जीवन में काफ़ी राजनेता सब मिलते हैं। सबसे हम मिले, रासो सिंह जी से भी मिले हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी से भी मिले हैं, मेजर साहब फतेह सिंह जी थे उनसे भी मिले हैं और सबसे मिलन हुआ है बातचीत में। ज़्यादातर समय राजनीति की मेरा हीरा सिंह जी के साथ में निकलता है और फिर हीरा सिंह जी के साथ में रहते हुए भैरव सिंह जी के शेखावत साहब के संपर्क में आए, वहाँ से हमने तो उनका भी एक अच्छा था कि ये लड़का चाहे कुछ भी हो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, ये उनका एक सोच था। और मुझे बता रहे थे इनका घर कहाँ है, रमजान खाजी थे उनको भी साथ में रहे। फिर जवाजा में एक सा कार्यक्रम बना, 6 दिसंबर को मैं वहाँ अयोध्या गया था मैं।
28 दिसंबर को हम वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा 27 दिसंबर को हम अयोध्या पहुँच गए थे। अच्छा वहाँ पड़ाव रहा और फिर 6 दिसंबर को धांसा तराशाई करके वापस आए। आने के टाइम पर फिर यूँ तो हम 91 में भी गए, लेकिन वहाँ आगरा से वापस लौटना पड़ा। गोलियां चल गई, वहाँ काफ़ी उपद्रव भी हुआ, तो पुलिस लाठीचार्ज भी होने लग गए, तो वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। और फिर हम 92 में पहुँच गए और 6 दिसंबर को ढांचा को धराशायी करने के बाद वापस 7 दिसंबर को 8 दिसंबर को हम लाहौर पहुँचे। उसके बाद में शेखावत साहब तुरंत जो है उन्होंने वहाँ जवाजा की मीटिंग रखी थी एज ए CM, वो वहाँ आए और फिर उन्होंने कहा साहब हम जो है खाना कहाँ के रखेंगे, तो भाई अध्यक्षता कौन करेगा, वहाँ CM आ रहा है तो अध्यक्षता कौन करेगा। उस टाइम में जवाजा मंडल का अध्यक्ष था, आप मैं मंडल अध्यक्ष था। तो उस समय में हीरा सिंह जी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो अध्यक्षता CM भैरव सिंह शेखावत आता है मुख्यमंत्री, तो अध्यक्षता हीरा सिंह चौहान करेगा और कौन करेगा। तो रमजान खां जी उस टाइम में अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री थे। अच्छा रमजान खां जी ने कहा भाई हीरा सिंह जी आप तो यार, ये इनकी यारी दोस्ती भी अच्छी थी। तो हीरा सिंह जी को कहा यार हीरा सिंह आप तो पाली के रहने वाले हो यार, ये तो अजमेर जिले का मैटर है, अध्यक्षता तो रमजान खां करेगा। तो नहीं यार आप कैसे करोगे। उस टाइम में कि भाई चलो MP राशा सिंह से करवा लो। अच्छा तो राशा सिंह जी से भी फिर उनका आपस में एलर्जी हुआ, करने बैठी नहीं बात, नहीं जमी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई फिर किससे करें, कि भाई चलो मूल सिंह जी से करा दो। तो मूल सिंह जी से नहीं बैठा करने के, अरे जनो ऐसा करो भाई अपने ये छोरा ही ठीक है यार, अपने तो मंडल अध्यक्ष के नाते अध्यक्षता कराओ। तो मुझे पहली बार वहाँ ऐसा मौका मिला कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत आ रहे हैं और पाल के ऊपर मैं उनके बीच में बैठ के अध्यक्षता कर रहा हूँ। मैं एकदम सिकुड़ करके ऐसा बैठा था, तो भैरव सिंह जी जो इधर से मेरा घुटना पकड़ करके इधर खींचने के, उधर कहाँ जा रहा है, इधर बैठ, तो अध्यक्ष थे ना, इधर बैठ, बीच में बैठा कर। तो मुझे बड़ा वो याद आता सीन और हंसी भी आती है। तब आपने अध्यक्षता नेतृत्व किया वहाँ पर जवाजा पंचायत का। पंचायत समिति में खुश होकर के शेखावत साहब ने कहा भाई खाना कहाँ रखा है, खाना का इनके घर पे रखा। मेरा गांव हिम्मतपुरा था, तो छोटा सा गांव 40 घर की बस्ती, उस जगह पर मुख्यमंत्री का आना पहली बार, किसी गांव में भोजन भैरव सिंह जी ने पहली बार किया। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। हमारे पूजनीय स्वर्गीय श्री मान सिंह जी सोनियाना वाले, वे हमारे आदर्श रहे, हमारे पूजनीय हैं। वे आपके बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे आपके बारे में बहुत कुछ बताते थे। जहां तक मुझे याद है हम छोटे थे तब से हमें सिखाते जाते थे आपके बारे में, आपके विचारों के बारे में हमें पढ़ाते थे, हमें सिखाते थे। आप उनके साथ जुड़ी हुई कोई यादें हमारे साथ साझा करना चाहें तो। और उनके साथ में उनकी ये सबसे बड़ी तो ये है, ऐसे ईमानदार राजनीति के अंदर बहुत कम लोग होते हैं। उन्होंने पहली बार पंचायत समिति जवाजा का सदस्य का चुनाव लड़ा और फौज से आने के बाद वो सदस्य का चुनाव जीते। उनके साथ में मैं भी सदस्य का चुनाव जीता था और उस समय में कई ऐसी बातें हैं। सैसू सिंह जी एक बामानड़ा के पंचायत समिति सदस्य थे और वो भी पुलिस से रिटायरमेंट थे, और सरदार साहब मान सिंह जी फौज से रिटायरमेंट थे, और इसी प्रकार गिरधारी सिंह जी सरदार साहब वो भी माथुवाड़ा वाले, वो भी फौज से रिटायरमेंट थे। तो RI साहब दाऊद सिंह जी जो हमारे उप प्रधान बनाए गए थे, वो भी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। तो अब इसमें सभी की तालमेल साथ में जुड़ करके, और उन्होंने ये पसंद बताई। कई जगह पर वो खाने पीने वाले आदमी भी थे, लेकिन मान सिंह जी साहब हमेशा कंट्रोल में, लिमिट का खाना, लिमिट का पीना, कहीं पर भी अनावश्यक अपने आप में कंट्रोल से बाहर कभी नहीं हुए। तो एक बार हम जब प्रधान का चुनाव की जो बिगुल बज गया था और उन्होंने सबने तय कर लिया कि भाई हम प्रधान किसको बनाएं, तो उस समय में 19 मेंबर थे और 19 मेंबरों में से हम 10 लोग अलग से हो गए कि साहब हम प्रधान तो शंकर सिंह को ही बनाएंगे। और
फिर मैंने कहा साहब और भी कोई हो तो बोला नहीं साहब हमने सबने तय कर लिया। तय कर लिया, हमने आपको चुन लिया तो बस चुन लिया। अब वो चुनने के बाद में कि बनेंगे कैसे, अपन निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये पार्टी अपने को टिकट नहीं देगी। हालांकि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद ही मुझे टिकट मतलब टिकट नहीं मिलेगा। फिर हम यहाँ से गए शेखावत साहब के पास में, तो शेखावत साहब के साथ में मान सिंह जी सुबदार साहब का मुझे याद आता है, इन्होंने पैरवी की कि साहब देखो आप टिकट दोगे इनको तो 10 मेंबरों की जरूरत है, 10 हम पूरे हैं। टिकट दोगे तो भी प्रधान यही बनेंगे और टिकट नहीं दोगे तो भी प्रधान इन्हीं को बनाएंगे साहब। अब हम कह के जा रहे हैं साहब, फौजी आदमी हैं और हम झूठ नहीं बोलते हैं साहब, हम सर कटा सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। बस उनके शब्द वही कारगर हुआ और वही हमारे सबके अंदर इस प्रकार की भावना भरी कि भाई सारे मेंबरों को देखो सुबदार साहब ने कह दिया, अभी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और उसके साथ में सपोर्ट करने वाला गिरधारी सिंह जी सुबदार साहब माथुवाड़ा, उन्होंने कह दिया नहीं बिल्कुल हम कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं, जो कदम बढ़ा दिया है अब आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं और वही बातें आज उन्हें हमारे बीच में जिंदा भी रखती हैं। आपका राजनीति की नहीं व्यक्तिगत जीवन भी बहुत हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। आप सदैव हमारे क्षेत्रवासियों की समस्याओं में उनके साथ खड़े रहे हैं। वाकई में आप तारीफ के काबिल हैं। आप बड़ों के साथ बड़े और छोटों के साथ छोटे और युवाओं के साथ युवा बन जाते हैं। आप इतनी एनर्जी और इतनी पावर अपने अंदर सोर्स कैसे करके रखते हैं? देखिए जिस मीटिंग में जहाँ बैठे हैं तो सिर्फ शर्म और झिझक वहाँ आनी चाहिए कि कोई गलत लोग बैठे हुए हैं और गलत रास्ते पर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, उनके साथ में ना बैठना चाहिए, ना उनकी बातों को कभी आना चाहिए, ना कभी उनकी बात सुननी चाहिए। बस ये पहले से एक प्रण था। उसके बाद में युवा बैठे हैं, युवाओं के अंदर हंसी मजाक खेल कूद सारा होता है और बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बीच में भी पूरी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, उनसे बहुत कुछ ज्ञान सीखने के लिए मिलता है और कुछ साझा करने के लिए भी हमारे को मिलता है। इस कारण से हमारा शुरू से ही जुड़ाव रहा है, यही ये कारण है। आप सर हमारे समाज के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश ये है सर, कहीं भगवान से प्रार्थना और हमारे प्रयास रहे कि सरकार में ऐसा कोई समय आए कि हमारे समाज की जो खोई हुई प्रतिभाएं जो खोया हुआ समय जो सुखाड़िया जी की टाइम में चला गया वो कहीं लौट आए। और काफ़ी लोग उसमें कहते हैं अब क्या है साहब, मलाई तो सारे जिम गए और अब तो खाली खुरचनी बची है। मैं खुरचन नहीं, और उसको कहीं आरक्षण का लाभ मिल जाता है तो उसको जो शुरुआत ही स्टार्ट में होगी तो उसके लिए मलाई और खुरचन कहाँ आ गई। इसलिए जिस दिन से ये कार्य हो जाता है उसी दिन से ये माना जाएगा, मेरा ये सोच है। हो सकता है सबका नहीं हो। ठीक है। आज के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं और उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए एक ही है कि साहब जितने भी जो हमारे समाज के और जो युवा हैं उनके लिए अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई अच्छी करके जब परीक्षा का टाइम आता है तो आजकल वो कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन में जितनी हम आगे मेरिट में जो बढ़ेंगे तभी जाकर के हमारा कहीं की सफलता मिल पाएगी। मेरा उन सबसे आग्रह है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करके अच्छी जगह पर अपनी सफलता हासिल करें ताकि हम सर्विस में कहीं आगे बढ़ सकें। और जिस प्रकार जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको भी अपना धंधा कहीं के पकड़ करके कहीं लाइन से उसको जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार की ऐसी बच्चे बेरोजगार होकर के और जो जिस प्रकार की जो गैंगे हैं उनमें नहीं जाना चाहिए और ये एक भटकाने का रास्ता है और जीवन का एंड होता है इसमें। इसलिए निश्चित तौर के ऊपर ऐसे हमारे
युवाओं को बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तब मुझे यकीनन विश्वास हो गया कि मगरे के अंदर बहुत प्रतिभा है और उन पे रोशनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता आगे। तो सर, हमारी अगर इस मुहिम में कोई रुकावट आती है तो आप हमारी सहायता करेंगे? निश्चित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये चैनल चला करके यूट्यूब से जो कार्य शुरू किया है, मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल आगे चले, खूब फले फूले, और हमारे इस चैनल को लेकर के पहली बार मेरे पास में पहुंचे हैं भाई अजयपाल सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका ये एक हमारी छोटी सी भेंट है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप भगवान आपको बहुत तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, और हमें आशीर्वाद दें कि इस मुहिम में हम कामयाब हो और हम आपके लिए जरूर कुछ कर पाए। और आपसे भी उम्मीद है कि हमारा सहयोग पूरा आशीर्वाद रखे अपना। धन्यवाद।